नमस्कार, मैं मैं जल्पा हूं जल्पा क्षत्रिय और और आप आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। काफी उठक पाठक की खबरों के बीच आखिरकार तालिबान में अफगानिस्तान में सरकार का ऐलान किया गया, गठन किया गया। सबसे चौंकाने वाली जो खबर थी वो वही थी जो कि अंदाजा भी था ही पहले से कि तालिबानियों की सरकार कैसी बनेगी। अगर वहां के प्रधानमंत्री की बात करें तो उसके प्रधानमंत्री के तौर पर चुना गया रहबरी सुरा के प्रमुख मुल्ला मोहम्मद हसन खुदंद को, जो कि खुद संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधित आतंकियों की लिस्ट में शामिल है। अब जिसका हम वेट एंड वॉच की परिस्थिति में थे, जिसका हम इंतजार कर रहे थे कि आगे वहां पर अगर सरकार का गठन होता है तो क्या होता है, उसके बाद उनकी स्ट्रेटेजी क्या रहती है, उनका रुख किस और रहता है, ये देखने के बाद हम हमारी रणनीति बनाएंगे। तो अब जब सरकार का ऐलान हो ही चुका है तो समय भी आ गया है कि हम अपनी ओर से रणनीति बनाएं, हम हमारी ओर से हर स्ट्रेटेजी को तैयार रखें। यही हमारा आज का मुद्दा है कि जब अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार का गठन हो चुका है तो क्या रहेगा भारत का रुख। तो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं रक्षा विशेषज्ञ उत्पल वोरा हमारे साथ जुड़े हैं, भाजपा की ओर से संजीव पंचोली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस की ओर से प्रग्नेश तेवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ जयवंत पंड्या भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। आपसे शुरुआत करना चाहूंगी संजीव जी, अफगानिस्तान में जब ये तालिबानी सरकार का गठन हुआ है, क्या रहेगा भारत का? देखिए, जिस तरह से गठन हुआ है, एक्चुअली लगता भी था कि यही गठन होगा, क्योंकि तालिबानों ने जिस तरह से देश पर उनके कार्य किए हैं पिछले 20 सालों में, वो देश के मतलब उनकी सरकार के लिए लड़ते रहे हैं। तो अभी जो भी 33 मंत्री उनके बनाए गए हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि उनकी जो नीति है वो शायद पूरे देश के लिए ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि बिडेन जी ने कहा था कि आप गठबंधन की सरकार बनाए, एक अच्छी सरकार बनाए और अच्छे लोगों को वहाँ पर स्थान दिया जाए। पर अभी देखने जाए तो जब प्राइम मिनिस्टर ही यूएन के टॉप आतंकवादी लिस्ट पर है, तो ये न तो केवल भारत के लिए चिंता का विषय है, तो समझता हूँ पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि 33 में से 14 जो मंत्रियां हैं उनके 14, तो वो सभी आतंकवादी से आते हैं। तो और काफी लोगों का तो आईएसआई से भी ताल्लुक रखते हैं और उनकी बैकग्राउंड भी बहुत खराब है। के लिए हक्कानी के लिए अमेरिकन सरकार ने 1 करोड़ डॉलर का इनाम भी रखा हुआ है। तो आने वाले दिनों में सभी देशों के लिए ये काफी चिंता का विषय रहे और सभी को काफी चौंकना रहे। जी बिल्कुल। प्रज्ञेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर पहले ये बोला जाता था, उनके जब एक प्रवक्ता बोलते थे कि नहीं, हमारा तो भारत के साथ ऐसा कोई बैर नहीं है, हम तो सबसे मिलजुल कर देश चलाना चाहते हैं, मतलब कि अफगानिस्तान चलाना चाहते हैं। लेकिन प्रश्न यही था कि तालिबानियों पर भरोसा कैसे करें। जैसे कि अगर हम बात कर ले कि तालिबान का वो वादा भी झूठा रहा जो महिलाओं के लिए उन्होंने कहा था, कैबिनेट में कोई भी महिला शामिल नहीं। और वहां पर अगर हम बात कर ले तो वहां पे जो एग्जाम्स भी चल रही है, वहां पर लड़के और लड़कियों के बीच में भी एक पर्दा रखाया गया है। मतलब काफी वो जो कानून मानते हैं शरीयत का, वही लागू कर दिया गया है। मतलब किस तरीके से भरोसा कैसे बैठे, प्रश्न यही होता है। देखिए, तालिबान पर कितना भरोसा रखना या नहीं रखना वो तो सेकंड स्टेज की बात है, लेकिन इंडिया एज अ स्टेट, इंडिया एज अ गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी राइट फ्रॉम 1947 से लेके 2021 ये रही है कि भारत सरकार ऐसे किसी भी सरकार को या ऐसे किसी भी ग्रुप को सपोर्ट नहीं करेगी। इंडिया बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वो किसी भी ऐसी सरकार को सपोर्ट नहीं करेगी जो बंदूक की नोक पर सरकार बनाई गई है।
चाहे किसी भी एरिया के हो, चाहे किसी भी कंट्री की हो। आप कोई भी कंट्री ले लीजिए जो डिक्टेटरशिप से आता है या गन पॉइंट पे जो कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसको इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं करती है। ये हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी रही है। अफगानिस्तान पर भरोसा करना या ना करना, ये हमारे लिए एक पेचीदा मामला इसलिए बन जाता है कि अफगानिस्तान के लोग ही इस गवर्नमेंट को अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन हालांकि बंदूक की नोक पर ये जब सरकार बनाई गई है, तो डर के माहौल में ये सरकार बनी है, जिसको डेमोक्रेटिक तो किसी हाल में, किसी सूरत में नहीं कहा जा सकता है। मित्र पंचोली जी ने जो कहा कि ये जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है उसमें काफी सारे लोग आईएस से जुड़े हुए हैं या आतंकवादी बैकग्राउंड से आए हैं, या उनके ऊपर अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम घोषित किया है, तो ऐसे लोगों को मेरा मानना यह है कि हिंदुस्तान सरकार को तालिबान गवर्नमेंट को एक्नॉलेजमेंट देने की जल्दबाजी जरा भी नहीं करनी चाहिए। हालांकि माननीय नरेंद्र मोदी जी 2015 में अफगानिस्तान गए थे, हमारे लाखों करोड़ों अबजों रुपये अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स में के तौर पे लगे हुए हैं। अफगानिस्तान का पार्लियामेंट हाउस हमारा बनाया हुआ है, अफगानिस्तान का किंग्स पैलेस हमारा बनाया हुआ है, हमारे फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं। लेकिन अफगानिस्तान क्या बोलना चाहता है? आपने जैसे आपकी बात में कहा कि अफगानिस्तान ने कहा हमारा किसी से कोई बैर नहीं है, हालांकि अफगानिस्तान के तालिबान लोगों का तो उनके अपने देश के लोगों से ही बैर है। वहां पर कोई ऐसा नहीं है कि दूसरी कोई कौम का आदमी है उसके साथ में कोई तालिबान बैर कर रहा है। अपने ही लोगों के ऊपर उत्पीड़न करके, अपने ही लोगों को गन पॉइंट के ऊपर रख के तालिबान ने सरकार बनाई है, तो बात बाहर के लोगों के साथ के बैर की तो बात अलग हो जाती है। रशियन एम्बेसडर जो हिंदुस्तान में, उन्होंने आज स्टेटमेंट दिया है कि नो कंट्री शुड टेक अ फुटस्टेप फॉरवर्ड इन रिकॉग्नाइजिंग द तालिबान गवर्नमेंट इमीडिएटली। बहुत सेंसिबल स्टेटमेंट है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसको एक्नॉलेज न करे। हमारी इंडियन इंटरनेशनल पॉलिसी का यहाँ पर ब्रीच होगा। हम ऐसे किसी भी देश को या किसी भी कंट्री को या किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं जो गन पॉइंट के ऊपर सरकार बनाती है या गन पॉइंट के ऊपर गवर्नेंस करता है। तालिबान पहले भी अफगानिस्तान में आ चुका है, बर्बरता हम लोग देख चुके हैं। ह्यूमन राइट्स जैसी कोई चीज जब तालिबान आया है तो रहेगी नहीं रहेगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो इंडिया को अपना स्टैंड क्लियर करना होगा ह्यूमन राइट्स के ऊपर। वायलेंस के बेस्ड गवर्नमेंट है जो बनी है, उसको एक्नॉलेज करना है नहीं करना है, उसके ऊपर इंडिया का 1.5 ट्रिलियन का सपोर्ट का जो वादा है अफगानिस्तान को, वो रहेगा या नहीं रहेगा, वो भी एक बड़ा क्वेश्चन है। और स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान आता है, हमें बहुत सोच समझकर अफगानिस्तान के साथ में डील करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि हम क्या बात करते हैं, हमारा एक एक शब्द, एक एक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि दिस इज अ कंट्री, ये एक कंट्री ऐसा है जो गन पॉइंट पे ही अगले कुछ सालों तक चलने वाला है। हमारा जो मिलिटेंट इश्यू है, कश्मीर का इश्यू है या कोई भी इश्यू है, पाकिस्तान से रिलेटेड कोई भी इश्यू है, वो भी वायलेंस से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो मेरा मानना यह है कि नेशनल पॉलिसी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को बहुत एहतियात से अपने कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि इसके रिपरकशंस बहुत सारे जगह पे आ सकते हैं। अगर हम वायलेंस वाली गवर्नमेंट को एक जगह एक्नॉलेजमेंट देते हैं तो उसका जो परेड है वो हमारे को भी डिस्टर्ब कर सकता है, पाकिस्तान को भी एक पाथवे क्लियर मिल सकता है। हमारा कांग्रेस की तरफ से स्टैंड बहुत क्लियर है, ये इंटरनेशनल पॉलिसी के मामले में सरकार के साथ में कांग्रेस खड़ी रहेगी और सरकार को सोच समझकर बहुत एहतियात से अपने स्टेटमेंट देने जारी करने होंगे या अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। जी बिल्कुल। जयवंत जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर हमने देखा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जो कि खुद प्रतिबंधित आतंकियों की लिस्ट में शामिल है, लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये भी है कि दूसरे देशों से क्या सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा वो दूर की बात है। लेकिन अगर हम इन सरकार की भी बात करें, सबसे पहला मुद्दा है कि ये सरकार कब तक टिकेगी, क्योंकि देश चलाने के लिए पैसा भी चाहिए, एक उचित समझ भी चाहिए,
एक अनुभव भी चाहिए। अगर बात करें तो यहाँ पर काफी सारे आतंकियों की ग्रुप की मिली भगत है, यानी कि ये जो हम सरकार भी देख रहे हैं उसमें से कोई किसी ग्रुप का है, कोई किसी जुट का है, और शायद सरकार बनने का ऐलान और जल्दी हो जाता, लेकिन इसी मतभेद में कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा या किसे क्या मिलेगा, उसी नोक-झोंक में इन्होंने कल जाके ये ऐलान किया। यानी प्रश्न यही है कि जो इतने सारे धड़े हैं, क्या ये देश को चला पाएंगे? ये जो बात भी कर रहे हैं कि नहीं हमारी छवि अब हम सुधर गए हैं, लेकिन क्या ये प्रस्तापित कर पाएंगे? नहीं, ये आप इस्लामिक कंट्रीज का इतिहास देखेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि ये जो अपनी विचारधारा है, बहुत सारी विचारधारा इसमें रहती है। इस्लामिक माने एक नहीं है, उसमें सुन्नी है, शिया है, सुन्नी है तो उसमें वहाबी है, सफाई वो है। तो उसमें हर एक देश में आप देखेंगे, यमन, सीरिया हो या अल्जीरिया। अल्जीरिया के ऊपर मैंने 4 एपिसोड की एक सीरीज लिखी है, अल्जीरिया में जिहाद। जी अल्जीरिया फ्रांस से मुक्त होकर वहां पर इस्लामिक कंट्री बन गया, लेकिन फिर भी जो कट्टरपंथी लोग थे उनको संतुष्टि नहीं हुई और वो अरबी अर्बनाइजेशन मतलब अरबीकरण जैसे बोलते हैं, अरबी प्रकार के संस्कृति और भाषा आदि पर इतने अड़े रहे और जिहाद वहां पर हुई तो उसमें लाखों लोग मारे गए। तो चाहे आप कोई भी कंट्री देख लीजिए, पाकिस्तान में भी देख लीजिए कि पाकिस्तान में भी आए दिन फसाद होते रहते हैं और शिया और सुन्नी का भी झगड़ा चलता है। अहमदिया को मानते नहीं है मुस्लिम, तो ऐसा बहुत सारा चलता रहता है। तो तालिबान में भी ऐसा ही है। तालिबान जो है वो क्योंकि उनकी फितरत ही है, स्वभाव ही है लड़ाई का, जी तो वो अपने अंदर अंदर भी लड़ते रहते हैं। जो कि हमने इस सरकार के गठन को लेकर देख लिया कि पाकिस्तान को इंटरवीन करना पड़ा, दखल देनी पड़ी और तब जाके एक सरकार बन सकी। लेकिन हम पहली जी जो सरकार बनी थी तालिबान की 1996 से लेकर 2001 तक, तो उसमें भी देखेंगे तो उसमें भी बहुत कुछ हुआ नहीं था। उल्टा जो अफगानिस्तान है वो खड्डे में चला गया था, उसकी स्थिति बहुत ही कंगाल हो गई थी। बेरोजगारी हो, शिक्षा हो, जी उद्योग और बिजनेसेस हो, ट्रेड हो, वो सब उस मामले में, क्योंकि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और यूएई को छोड़ के किसी भी देश ने उसको मान्यता नहीं दी थी। और आज की स्थिति भी यही है कि कोई भी देश है वो आगे नहीं है। अमेरिका ने भी स्वयं कहा है कि वो अभी देखेगा, मॉनिटर करेगा। तो अभी पाकिस्तान और चीन जी को छोड़कर कोई भी नहीं है, तो सरकार कितनी टीक पाएगी वो एक बड़ा प्रश्न है। इस बार वो गहरा है क्योंकि एक तो नंबर वन ये है कि अफगानिस्तान में इस बार है उसको अंदर से चुनौती मिल रही है। महिला है वो अपना अधिकार लेकर और पाकिस्तान का जी विरोध को लेकर सड़क पर उतर रही जी है। दूसरा एनआरएफ का है, वो अभी मसूद और साले है। साले के बारे में दो बातें सामने आ रही है कि एक तो वो अंदर ही है पंजशेर में, और दूसरी बात कि वो आसपास के पड़ोस में भाग गए। दो बातें आ रही है, वो क्या है क्लियर नहीं है। तो ये जो एनआरएफ है वो भी उसको लड़ाई कर रहा है और कई तालिबान मर भी चुके हैं सैकड़ों की संख्या में। तो ये दो बात है कि इस बार अंदर से चुनौती मिल रही है और इसको देखते हुए और पाकिस्तान ज्यादा हस्तक्षेप करेगा या कोई ऐसी घटना बनेगी कि अमेरिका और या तो दूसरे कंट्री को वो चुनौती जैसा लगेगा जैसे 9/11 हुआ था, तो फिर से वो जी तालिबान को डिसमेंटल करने के लिए, पद से उठाने के लिए हमला कर सकते हैं। जहाँ तक भारत की बात है तो भारत को अभी स्टैंड लेने से बचना रहेगा, क्योंकि तालिबान ने दो प्रकार के स्टैंड बताए। पहले कश्मीर के लोग के बात की थी, लेकिन बाद में उसने अपने स्टैंड से वो रिफ्यूज कर दिया कि हम किसी भी देश को देश में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। और दूसरा ये कि अपनी भूमि को टेररिस्ट के लिए दूसरे किसी देश के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे, ऐसी भी बात उन्होंने कही है। तो अभी देखो इसका जो स्टैंड है हमने लिया है वो बराबर है, क्योंकि हमारे भी जैसे बताया प्रवेश जी ने कि हमारे भी इन्वेस्टमेंट है, हमारे इंटरेस्ट वहां पर है। तो अभी तो हमको देखते ही रहना पड़ेगा कि जब तक कि पूरा वर्ल्ड भी कोई स्टैंड नहीं लेता है। जी बिल्कुल।
उत्पल जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। खबर तो यहाँ तक भी आई थी कि तालिबानियों ने जो है वो ऑफर भी दी थी वहां के जो अफगान के सैनिक थे कि वो उनके नेतृत्व में काम करे, वो उनके लिए काम करे। क्या होगा? Jalpa, you have to view this whole situation, उसको इस तरह से देखना चाहिए कि जिसमें कोई भी इमोशंस या जज्बात इसके अंदर नहीं आने चाहिए. एंड यू हैव टू बी रियल एंड यू हैव टू सर्वाइव इन दिस हार्ड वर्ल्ड. और इसलिए आई वुड लाइक टू टेक ए स्ट्रेटेजिक स्कैन, बिकॉज अनलेस यू डू स्ट्रेटेजिक स्कैनिंग ऑफ द सिचुएशन, द ऑप्शंस विल नॉट इमर्ज फॉर इंडिया और इवन फॉर द अदर वर्ल्ड कंट्रीज. नाउ काफी सारी बात हमारे मित्रों ने बताई हुई पैनल के ऊपर. नाउ यू सी हाउ द कनिंगली द वर्ल्ड पावर्स प्ले अराउंड and the reality and the otherwise they seem to be totally different. और मैं आपको उसके एक या दो तीन उदाहरण देना चाहता हूँ. America says that we will wait and watch, we will observe the conduct of Taliban, and till then we will not do business with Taliban. All right, that is fine. The highest military ranking official of the Pentagon, the chairman of the Joint Chiefs of Staff, the general, in a televised briefing when he was squeezed by the senators, and he was asked that will there be a situation in future where America will have to deal with Taliban, and his answer was that probably yes. Look at in Islamabad in last 15 days, 5 foreign ministers have already visited Islamabad, and they are pleading with Islamabad that you please help us out in getting our nationals evacuated from Afghanistan, and use your good offices with Taliban and the Afghan Taliban. In that, it is Italy, Germany, America, and and Britain, UK. They all were there, and they were also part of the in the combined the briefing that they carried out to the media. And in every media briefing, they have said that they will wait and watch and they will observe, but they will not mind dealing with Taliban. And the word is dealing with Taliban. So as of now, we are talking about recognition is a far-fetched reality. Let's not jump to stage 3 or 4. The right now where the question that should arise is that do you want or does the world deal with Taliban or not? And I want to ask a question: has the world gone blind that such kind of hardcore mercenaries, jihadis, terrorists, and on whose head the $10 million worth of bounty is there, they are there in the government. So it has become a reality. Therefore, this issue that we are discussing is, in my opinion, it has to be slightly different. How does India deal with Afghan Taliban or Afghan Taliban government is not an issue. The question should be, how does India deal with Afghan Taliban government, which is fully supported and funded probably by China and Pakistan? The issue is that, and when you reframe this question, the enormity of the situation becomes totally different, and that we have to understand this. So in this ground reality, what is there? In the world scenario, America has gone away. They are not going to come back. And even if they carry out aerial bombardment in Tora Bora mountains or Hindu Kush range and all that, nothing is going to happen. Including Osama bin Laden, he was never bombarded as long as he was in Afghanistan and in the safe haven. They could not do anything to him. This is the hard reality. Mr. Donald Trump dropped the mother of all bombs. If you remember, people are forgetting that. That was the heaviest bomb ever dropped in Afghanistan. Nothing happened. Taliban did not get washed out. Similarly, Russia also, had to face a situation. Now, the second point, how people play around with the words is that, let us come to Russians. Are you aware that as of today, Russian international flights are the only flights which are taking off and landing at the Kabul International Hamid Karzai Airport? And in the Kabul, the Russian embassy is still functioning. But of course, Russian diplomats, they have been scaled down. China is also said that today morning statement that the anarchy is over because Taliban government has taken over. Iran has said that, this is an interim government, but we would like to have a democratic process to take place. So, Shia, Sunni, and all these problems, it may happen. Fact of the matter, Jalpa, is that
Afghan terrorist government has taken place, and the world will have to deal with it. The highest ranking body of the United Nations, the officials, as of day before yesterday, they were hobnobbing with the Taliban government officials and Taliban terrorists, and they are getting photographed as if it's a photo optic, opportunity. And United Nations has said that we will not mind carrying out humanitarian, aid to Afghanistan. Now, from one side, your aircrafts loads of humanitarian aid is landing, and the other side, the world powers are ready to do dealing with Afghan Taliban government. Pakistan is being used as a conduit by China and Russia to carry out all possible kind of activities in Afghanistan. India is in a very precarious situation. Let's face it. I don't know why we are shying away from accepting the fact that it is a difficult situation from India, because we have been outsmarted, we have been outmaneuvered, and we still have to deal with it because it is our own backyard. I am again and again saying that 2 days back also I said in other channels as well as this channel, and I am repeating it again. There are, the other world powers are sitting 10,000 miles away from, Afghanistan, and they've left for good. They are not going to come back, and they are not ready to give any kind of funding support at this moment of time. But Afghan government and Afghan Taliban, with the connivance of Pakistan, they have issued a statement that China will be our main power on which we will continue to rely. But China has kept quiet. And I always say that China is a very crafty nation. They are not going to be hasty like Soviet Union, ex-Soviet Union, or America. They are not going to commit themselves politically, militarily, or maybe even diplomatically till the time they exactly know that they can play the game on the chessboard the way they want to play. And they will make sure that the Afghan government, they behave like a Kathputli and they take their orders and take the dictation from Beijing. There is no doubt in that. And we have to be prepared for it. India's options, now let us come to that. What is India's option? India's option at this moment of time, it can be weighed in 3 ways: short term, medium term, and long term. Short term, let me tell you, there are no options. You cannot do any military intervention, neither you have the capability to rehabilitate Afghanistan single-handedly on your own economic power, because we ourselves and our economy is passing through pandemic and economy is not in that good shape. Therefore, we can't spare that kind of money which other world powers can spare. But world powers have refused that we are not going to give money. Russia may say anything coming to in Delhi, the Russian NSA, and may issue any kind of statement. But if that statement is being issued, then why Russian embassy is still functioning from Kabul? Why Russian flights are still taking off and landing at Kabul airport? Therefore, you have to be real in this hard world. And in diplomacy, I always say, what you see in front of you or with your eyes is not reality. What you don't see and what is hidden from your eyes, that is the reality, and that is the diplomatic, the power that the nation enjoys. So if the militarily at this moment of time intervention is not an option, economic might is, since you do not have, is not an option. Your investment that you have done virtually or willy-nilly, whether we like it or not, it has gone down the drains in short term. So then what do? Do we isolate ourselves and let Pakistan and the China play a tango in Afghanistan? The answer is no. And therefore our strategic interests and strategic importance demand from us that we be relevant in this region, because it is our region from where POK, Pakistan occupied Kashmir, in which we have enormous amount of interest, it is our backyard. And if we don't, allow yourself to be relevant and let China and Pakistan have prominence, then China will ensure that its CPEC gets extended from Pakistan to Afghanistan and to Central Asian region. Are we ready for that? Therefore, whether we see, at times you have to be a hard player on the chessboard. And therefore, I'm fully with the other panelists that we don't have to in a hurry recognize Taliban. But that does not mean that we don't deal with Pakistan. You don't have to make a deal with Taliban. Please understand the difference. Making a deal with Taliban is totally different. That is no.
But dealing with Taliban and Taliban government, we must do, whether we do it through a backdoor channel or a front door channel. The government to government negotiation must continue. In what form, that government should decide. But even when two nations are at war, the embassies are not closed down. The ambassadors are not called back. And the back channel communication as well as other channels of communication continue. With Taliban from Doha onwards for last 3 years, in any case we are dealing with Taliban. Recently, our Consul General in Doha has done a deliberation with Taliban. So what is so great about it? And do we have to be dependent on countries like America, Russia, China, and Pakistan? In any case, we cannot जी rely. So whether जी Iran or मीडिएटर जी Uzbekistan, मीडिएटर पर भी भरोसा Turkmenistan, कैसे and रखेगी through क्यों? them we want to go? Answer is no. So therefore, what I'm trying to say at this moment of time, short term, we have to wait and watch. Let's still some kind of the drama get unfold, and in a जी medium term, before we जी graduate to that, we must जी keep our channels इंटरिम of communication गवर्नमेंट में open आगे with क्या होता Taliban. है? जी बिल्कुल। संजीव जी आपकी ओर आना चाहूंगी। चीन और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पहले से ही वो तालिबान की चापलूसी में लग गए हैं, और पाकिस्तान का जब तक सवाल है यहाँ पर प्रश्न ये भी उठता है कि अगर हम बात करें अमेरिका हो या दूसरे देशों हो, जिन्होंने पहले ये भी बोला था कि इनके हक्कानी ग्रुप के साथ पाकिस्तान के संबंध है, यानी कि आतंकवाद के साथ पाकिस्तान के संबंध है, और आतंकवाद को बढ़ावा पाकिस्तान ही दे रहा है, इसीलिए इसको ग्रे लिस्ट में से ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए, ये बात भी उठी थी अगर कुछ समय पहले की हम बात कर ले। अब मुद्दा ये होता है कि तालिबानी ने जिस तरीके से अफगानिस्तान पर कब्जा किया है और अब पाकिस्तान जो उसके साथ दोस्ती रखता है, क्या अमेरिका फिर से आएगा पाकिस्तान के ऊपर कि नहीं इसे हम ब्लैक लिस्ट में डालें? प्रश्न ये भी है क्योंकि पाकिस्तान को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट तो मिलने वाला है। पहले ये था कि आतंकवाद को वहीं से बढ़ावा मिलता था, वहीं पे सब फलते थे फूलते थे, लेकिन वो जाहिर होते हुए भी जाहिर नहीं हो पाता। लेकिन अब जब सब सिचुएशन अलग हो गए हैं, यानी पाकिस्तान को कहीं ना कहीं इससे बेनिफिट मिलेगा। देखिए अभी देखने जाए तो तालिबान की सरकार जैसे बन गई है, तो अभी ये क्लियर हो गया है कि उनमें से जो सरकार बनी है वो शायद ही भारत को इतना सपोर्ट मिलेगा, और भारत की रुख भी अभी तक यही थी कि वेट एंड वॉच। अभी आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आप भी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि 9 सितंबर को ब्रिक्स की मीटिंग है, उसमें माननीय मोदी जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो उस मीटिंग में हमारे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना होंगे, तो वहां पर भी कुछ डिसीजन लिया जाएगा। और आने वाले दिनों में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी मीटिंग है, तो वहां भी मतलब अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों काफी जुड़े हुए हैं, जैसे है रशिया है, कजाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, काजाकिस्तान है, और खास करके चाइना उस मीटिंग में है। तो वहां पर भी ये जो सरकार बनी है, अन्य देशों के साथ में भी उनका क्या व्यवहार रहेगा, सभी डिस्कशन होएगा। और उसके बाद में भी एक 24 सितंबर को भी एक मीटिंग है, उसमें वो क्वाड, आप जानते होंगे कि क्वाड की मीटिंग जो है उसमें काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीज है फॉर अस, बेसिकली अमेरिका, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि आज देखने जाए तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया भी एक साथ में मिल गए हैं, क्योंकि हम देखेंगे तो ये मरीन में इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने साथ में एक प्रयोग भी किया है। जापान भी एक पावर है और अमेरिका बेशक एक बहुत बड़ा पावर है। तो ये जो 3 मीटिंग होने वाली है, वो 3 मीटिंग से एक्चुअली तो पूरी दुनिया में उसका रुख क्या रहेगा, मतलब सब कंट्रीज क्या चाहते हैं आने वाले दिनों में 9 सितंबर। लेकिन हर एक के पास कश्मीर वाला मुद्दा नहीं है ना। जरूर, मतलब आज की तारीख में तो तालिबान ने कह दिया है कि भाई कश्मीर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, पर हम 1% भी उन पर भरोसा नहीं रख सकते। हम भरोसा नहीं रख सकते, बेशक भरोसा नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे उनकी कैबिनेट बनी है तो मतलब 33 में से वो 14 लोग तो वही उनकी कंपनी के हैं, मतलब दे आर द बैकबोन बाय द पाकिस्तानीज। और जो अच्छा आदमी था जिसको संगठन की सरकार बनानी थी वो नहीं बन पाया, तो उसको डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। तो आने वाले दिनों में मैं समझता हूं कि हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, ये 3 मीटिंग जो होगी 9 सितंबर को, 16 सितंबर को और 24 सितंबर को, उनके बाद में पूरी दुनिया का रुख अफगानिस्तान के सामने क्या रहेगा,
किसकी क्या उनके साथ मिलीजुली सरकार कोई बनाना चाहता है, क्या करना चाहता है, वो पूरी डिटेल्स में जब उसकी बात बाहर आएगी तब हमें पता चलेगा. स्टिल वी मस्ट हैव द पॉलिसी ऑफ द वेट एंड वॉच, आई कैन से दैट. जी बिल्कुल। आपकी ओर आना चाहूंगी प्रज्ञेश सिंह। यहाँ पर मुद्दा ये तो है ही हमारा कि हमारी आगे की रणनीति क्या रहेगी, हमारी विदेश नीति अफगानिस्तान को लेकर क्या रहेगी, लेकिन मुद्दा ये भी है कि दूसरे देशों के साथ अफगानिस्तान अभी जो तालिबानी सरकार का वहां पर राज चलेगा, उनके साथ उनके कौन से संबंध है, क्या मायने रखते हैं, उस हिसाब से हमारी काफी रणनीति और काफी विदेश नीति में चेंजेस हो, जिसकी वजह से हो सकता है कि कुछ हमें स्ट्रेटेजिकली भी आगे बढ़ना चाहिए, या फिर कुछ जगह ऐसा भी होगा कि हमें तैयारी भी रखनी है, जैसे पाकिस्तान हो गया, जैसे चीन हो गया, या फिर जैसे हम बात कर ले रसिया या ईरान की। सब वेट एंड वॉच की परिस्थिति में है, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं। पर जैसे ही दूसरे देशों का रुख साफ होगा, वैसे हमें भी बहुत मुद्दों पर फिर क्लियर हो जाना पड़ेगा। देखिए, दो चीजें हैं। रदर बोरा जी ने जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, संजीव जी ने कही, पंड्या जी ने कही, उसके अगर बुलेट पॉइंट्स अगर देखे जाए तो सबसे पहले तो तालिबान गवर्नमेंट इज अ हाईली अनस्टेबल गवर्नमेंट। अभी गवर्नमेंट फॉर्म हो गई है, ठीक है, लेकिन दे आर हाईली अनस्टेबल। सेकंड थिंग, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने उनको पूरे जो उनके रिसोर्सेज है उसके ऊपर बैन लगा दिया है, यानी कि उनके पास देश चलाने के लिए पैसा नहीं है। थर्ड थिंग, चाइना का जो रोल है वो बहुत डिसिसिव होने वाला है। पाकिस्तान को इतना वेटेज नहीं दिया जा सकता, पाकिस्तान खुद ही इतना अनस्टेबल कंट्री है और अब इतना टेररिस्ट से ऑक्यूपाइड नेशन है कि उसका क्या से है, पाकिस्तान क्या बोलता है वो उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। लेकिन चाइना क्या बोलता है, चाइना का स्टैंड क्या है, चाइना तालिबान को थोड़ा बहुत पैसा दे के, टुकड़े फेंक के, ये इनको कॉर्नर करने की कोशिश करेगा, उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा इंडिया के खिलाफ, बिकॉज ये स्ट्रेटेजिक मामला हो जाएगा मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। रोल ऑफ चाइना जो वो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना की करनी और कथनी वो हर बार अलग है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, माननीय पंचोली जी ने कहा मोदी जी कुछ मीटिंग्स में अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने चाइना के साथ में कुछ ऐसी मीटिंग्स अटेंड की है और चाइना के साथ में खुद वहां जाके ऐसी मीटिंग्स की है जिसका कोई एजेंडा ही नहीं था। तो इस बार में मोदी जी को बहुत क्लियर स्टैंड लेना पड़ेगा with China. I am not talking about Taliban. He has to be strategically clear because entire nation is dependent on his strategy. Second thing, मोदी जी का जो स्टैंड है, तालिबान को ये जो जिस तरीके से कंट्री ऑपरेट कर रहे हैं वो तालिबान को कंट्री के तौर पर नहीं ऑपरेट करेंगे, कबीले के तौर पर ऑपरेट करेंगे। इस तरीके का इन लोगों का माहौल है। अगर इनके मिनिस्टर्स देखें तो एक एक मिनिस्टर ऐसा है जो AK-47 लेके कंधे पर जाके मिनिस्ट्री में बैठेगा, किसी को कोई बोलने का राइट नहीं है। हालांकि अभी मुस्लिम जो महिलाएं हैं, तालिबान की शिया या सुन्नी की मुस्लिम बात नहीं कर रहा हूं मैं, लोकल नेटिव्स की जो बात कर रहा हूं, वो लोग रास्ते पर आए हैं। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये गन पॉइंट पे ये लोग कितने दिन इनको बेयर करेंगे, कितने दिन इनको चलने देंगे और कितने दिन ये प्रोटेस्ट चल पाएगा। महिलाएं उतरी है सड़कों पर, लेकिन तालिबान का जो महिलाओं के साथ बर्बरता का जो इतिहास रहा है वो इतना घिनौना रहा है कि ये ज्यादा दिन तक चलने नहीं देंगे। उसमें भी अगर चाइना जैसे कंट्री अगर इसको बैकडोर सपोर्ट कर देते हैं तो इंडिया के लिए बड़ी सोचने वाली स्ट्रेटेजिक बात होगी कि इंडिया को अपना स्ट्रेटेजिक ट्रेंड बैकडोर से ही सही। आई एग्री विद वोरा जी कि हम लोग को इमोशनल नहीं हो सकते हैं, वी हैव टू बी रूथलेस। हमको वेट एंड वॉच करना है, लेकिन जरूरत पड़ने पर बैकडोर यूज करके भी हमारी जो जरूरी है, वी कैनॉट रिलाई ऑन पाकिस्तान, वी कैनॉट। में से एक भी लोगों का पिछले 10 साल का अगर बिहेवियर इंडिया के बिहेवियर नहीं रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी पाकिस्तान भी जा चुके हैं, लेकिन ये रिलायबिलिटी फैक्टर जो है वो काफी भरोसा नहीं किया जा सकता। और ये लो बिहेवियर, लो रिलायबिलिटी वाले लोग, उससे भी लो रिलायबिलिटी वाले लोग यानी कि तालिबान गवर्नमेंट को सपोर्ट अगर कर देते हैं तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। इंडिया को वेट एंड वॉच करना है, लेकिन इतना लंबा भी वेट एंड वॉच नहीं करना है कि पानी सर से ऊपर चला जाए, क्योंकि चाइना विल बी अ डिसिसिव फैक्टर। वोरा जी ने जो बात कही
कि हमको बैकडोर रिसोर्सेज भी अगर जरूरत पड़े तो इस्तेमाल करना चाहिए, उसके साथ मैं सहमत होता हूं। अगले कुछ दिन जो होने वाले हैं, अभी तो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, डिक्लेरेशन हुआ है, जी गवर्नमेंट फंक्शन होना शुरू नहीं हुई है। फंक्शन करने के लिए पैसा चाहिए, इंटरनेशनल जी सपोर्ट चाहिए, ऑयल चाहिए, क्रूड चाहिए, आपको खाना जी पीना हर एक चीज चाहिए। तूरा बोरा में जैसे कहा कि तूरा बोरा में पहाड़ों के अलावा कुछ नहीं, उसके ऊपर आप 1000 बॉम्ब भी डाल दीजिए तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये जंगजू जी किस्म के लोग हैं जिनको एडमिनिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, उनको हर बात बंदूक से शुरू होती है, हर बात बंदूक से खत्म होती है। तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज जी का, ह्यूमन राइट्स का भी एक बड़ा वायोलेशन देखने को आने वाले दिनों में मिलेगा। इंडिया हैज टू बी वेरी डिसिसिव। यहाँ पर सॉफ्ट और लचल जी पॉलिसी, झूले पे झुलाने वाली पॉलिसीज नहीं चलेगी। यहाँ पर आपको स्ट्रेटेजिकली डिसीजन लेना होगा। जी जैसे 1971 का उत्पल बोरा जी को तो बड़े अच्छे तरीके से याद भी होगा, उनको मेरे से ज्यादा इस बारे में नॉलेज भी होगा। बांग्लादेश का जब फॉर्मेशन हुआ था 1971 में, इंदिरा गांधीज गवर्नमेंट वाज प्रिवेलिंग, कांग्रेस गवर्नमेंट वाज प्रिवेलिंग, तो वी हैड यूज्ड बैकडोर पॉलिसीज। हम लोगों ने इंटरवीन किया था, किस तरीके से इंटरवीन किया था वो सेपरेट बात है। बट आई सी बुलेट जी पॉइंट इज, देश के पास पैसा नहीं है, ये पैसे लाने के लिए कुछ भी करेंगे, इनके पास देश चलाने के लिए पैसे नहीं है। जी चाइना से हमको संभल के रहना है। हमारे इन्वेस्टमेंट जो है, हमारे इंटरेस्ट जो है, इन्वेस्टमेंट तो चले भूल जाए, जी 200 300 500 1000 करोड़ का हिंदुस्तान को कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रेटेजिक हमारा फेलियर आता है तो वो बड़ा बड़ा सेटबैक होगा। और पाकिस्तान का इंटरवेंशन जो है उसके ऊपर भी ध्यान रखना होगा। अगले कुछ दिन हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि हमारे नेबर में एक पाकिस्तान है, डिस्टर्ब कंट्री है, उसके बिल्कुल बगल में तालिबान है, एक दूसरा डिस्टर्ब कंट्री है। दो जी मतलब ऑन अ लाइटर नोट, दो निकम्मे होके एक जो सही आदमी जा रहा है उसको टांग अड़ाने का काम ही जी करेंगे। ये पोजीशन अगले कुछ दिनों में आने वाली है। हिंदुस्तान को बहुत ही सबलियत से इससे बच के रहना चाहिए, और अपने डिसीजंस जी लेने से पहले। खासतौर से मैं एक बात और भी याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले 10 दिनों जी में अगर देखा जाए तो ये इंटरनेशनल पॉलिसी का मामला, ये ट्विटर का मामला नहीं है। जैसे कि हमारे देश में होता है कि फाइनेंस का जवाब पेट्रोलियम मिनिस्टर देता है, पेट्रोलियम मिनिस्टर का जवाब रेलवे मिनिस्टर देता है। तो भारतीय जनता पार्टी से हमारा एक्सपेक्टेशन रहेगा, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ नेशनल पॉलिसी एंड नेशनल इंटरेस्ट। तो बहुत सोच समझ के भारतीय जनता पार्टी के नेता भी स्टेटमेंट दे, ट्विटर पे कमेंट करे, वो बहुत एहतियात जी बरतने की जरूरत है, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल। जयवंत जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर ये हुआ कि चलो ये तो हम अंतरिम सरकार गिन ले, जो गठन हुआ है, लेकिन वहां के जो शिक्षा मंत्री बने हैं उनके द्वारा एक निवेदन आया जिसमें वो बोलते हैं कि पीएचडी और मास्टर डिग्री जो है वो बेकार है, हमें देख लो। मतलब हम भी सरकार बना लिए, मतलब कहीं ना कहीं फर्क यही हो जाता है कि यहाँ पर रणनीति हम बना ले या फिर क्या करेंगे वो वेट एंड वॉच की परिस्थिति है। लेकिन जब ऐसे लोगों के हाथ में उनका देश होगा तो हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? मतलब हम स्ट्रेटेजी बनाए भी तो किस लेवल पे कि जिनके नजर में ना पीएचडी ना मास्टर डिग्री की कोई गिनती है, ना पढ़ाई की कोई गिनती है। नहीं, ये देखिए, इसको हमको अपने अंदर झांकना होगा। आई हैड रिटन एन आर्टिकल ऑन द संडे, विच पब्लिश्ड ऑन संडे। मेरा जी मानना ये है कि हम इसकी जड़ तक नहीं जाएंगे जहाँ तक। तो आप तालिबान के ऊपर विकिपीडिया सर्च करेंगे तो पहला सेंटेंस आएगा कि तालिबान इज द दारुल उलूम देवबंद मूवमेंट। अभी ये देवबंद मूवमेंट से जो जन्मा है सब, तो हम भारत के अंदर देवबंद, क्योंकि अभी जो शशि थरूर जो कि कांग्रेस के जाने माने नेता है, उन्होंने भी कहा था कि केरल के 14 लड़के इसमें शामिल हो गए थे। फिर अभी जो न्यूजीलैंड में अटैक हुआ तो उसमें श्रीलंका का नागरिक शामिल होने की बात आई है, आईएसआई की विचारधारा से प्रभावित। तो ये सब जो हो रहा है, पाकिस्तान में 2001 में पेशावर में देवबंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें तालिबान का पूरा जोर से शोर से समर्थन किया था। और आज की हालत में भी हमारे यहाँ अंदर मुन्नवर राणा हो, शफीकुर रहमान हो, सज्जाद नोमिनी हो, बहुत सारे लोग हैं जो तालिबान को समर्थन करते हैं और डाइवर्ट करने के लिए जावेद अख्तर कुछ भी बोलते हैं। तो ये जो लोग हैं उनकी हम जहाँ तक वो मानसिकता वो नहीं बदलेंगे तो ऐसे लोग वहाँ सब मदरसा से ही पैदा होते रहेंगे। पाकिस्तान, ये जो जी तालिबान है वो पाकिस्तान हो भारत हो, क्योंकि वो सब कोई जी भी कंट्री में वो जाते हैं अपने एजुकेशन लेने के लिए।
तो ये जो प्रॉब्लम है इसकी जड़ तक कोई नहीं जा रहा है, क्योंकि सबको अपना अपना उल्लू सीधा करना है। अमेरिका को अपना उल्लू सीधा करना था सोवियत संघ के खिलाफ, तो उसने उसको बढ़ावा दिया। फिर अभी चाइना कर रहा है, बीच में सोवियत संघ उसने भी, जी रशिया ने भी अपनी बात की कि तालिबान की, अभी तो आया ही था कि उसने स्टेटमेंट दे दिया कि ये तो सुरक्षा पहले से ज्यादा हो गई है अफगानिस्तान की। तो ये जो अपने पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने के लिए करते हैं जियो पॉलिटिकल दृष्टिकोण से, तो इसके कारण ये सब हो रहा है और इसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है। देखिए आप पाकिस्तान को क्या खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान का जो शत्रु है, वो जिसे बेड़ तालिबान कहता है, तहरीक तालिबान, उसके आतंकवादियों को इसने तालिबान ने सबको रिलीज कर दिया जेल से। तो अभी अटैक बढ़ गए हैं पाकिस्तान में, तो इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। और चाइना को एक वो है कि अपने जो प्रांत है जिनजियांग, उसमें ये उइगुर को सब बढ़ावा ना दे दें, तो ये भी इसकी चिंता है। रशिया को भी चिंता है यूक्रेन की, तो सब लोगों को चिंता है, लेकिन सब लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए अफगानिस्तान में ये सब कर रहे हैं कि अपना अपना वो जो स्टैंड ले रहे हैं। अमेरिका क्यों भाग गया, वरना अमेरिका जी चाहता था तो वो उसके सैनिक वहां थे ही, वो चाहता तो तालिबान को कब्जा नहीं करने देना, लेकिन क्योंकि अपना वो चालू रखने के लिए और अपने शस्त्र जो भी है, आर्म्स एंड वेपन्स, उसको बेचने के लिए रशिया की भी आप देखिए कि अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई है, तो रशिया की सेल बढ़ गई है आर्म्स और वेपन्स की। सब आड़ोस पड़ोस के लोग खरीद रहे हैं, जो आड़ोस पड़ोस के देश है वो सब खरीदने में लग गए, तो जी रशिया को भी फायदा हो रहा है। तो सबका उल्लू सीधा हो रहा है और इसमें भारत का जो है वो हमको देखना पड़ेगा। हमको अभी ये करना पड़ेगा आगे जाके कि एक तो ये जो मेंटालिटी है जो कट्टरवादी सोच को बढ़ावा देती है, तो इसको समाप्त करने की ओर हमको सोचना पड़ेगा। दूसरा ये कि जहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो हम क्यों चाइना और अमेरिका की तरह अपने इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए कुछ प्लानिंग नहीं कर सकते। उसका कुछ जी सोचना पड़ेगा कि जैसे सब देश अपनी सरकार चाहते हैं कि अपनी प्रो कंट्री सरकार हो, जैसे कि अमेरिका की सब देशों में ऐसी चंचुपा चलती है सीआई के द्वारा, एनजीओ के द्वारा। पाकिस्तान ने भी जी अभी ये कर दिया तालिबान को वहां पर बिठा के। तो भारत क्यों नहीं कर रहा है, और कर रहा होगा तो हमको मालूम नहीं है, क्योंकि ये बातें जाहिर नहीं होती पब्लिकली। तो जी ये करना चाहिए अगर नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने इंद्र कुमार गुजराल की सरकार में देखा था, देवे गौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल की सरकार में, कि जो शांति की बातें कर करके रोको पाकिस्तान में सब वो कर दिया था डिसमेंटल, तो उसका खामियाजा हमको 2008 तक भुगतना पड़ा, क्योंकि इंटेलिजेंस की हमारे यहाँ बहुत कमी हो गई। तो ये सब वो बंद करना पड़ेगा, शांति प्रियता की बात बंद करनी पड़ेगी, अपने इंटरेस्ट को सबसे ज्यादा अहमियत देनी होगी, प्राधान्य देना होगा, तभी जाके हमारे इंटरेस्ट है वो। वरना तो हम ये सब बनाएंगे, संसद भवन बनाएंगे या रोड्स बनाएंगे या पावर का प्रोजेक्ट बनाएंगे, इसका कोई, क्योंकि दूसरी सरकार आएगी तो उसको मिटा देगी। तो इसको हमको करना पड़ेगा, और ये मेंटालिटी जो है, तालिबानी मेंटालिटी जो जहां से भी पनप जी रही है, उसको खत्म करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। उत्पल जी आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर जब हम अफगानिस्तान में जो तालिबान का कब्जा है, तालिबानियों का, उनका जिक्र करते हैं तो अक्सर चीन और पाकिस्तान भी साथ में, ये दो नाम भी आ ही जाते हैं। यानी कि अगर हम देख ले कि हमारे जिसके साथ रिश्ते अच्छे नहीं है, जैसे कि चीन की बात कर ले, उनकी जो अतिक्रमण की नीति है, पाकिस्तान के साथ तो किस तरीके से पहले से हमारे संबंध रहे हैं वो हम सभी जानते हैं। यानी कहीं ना कहीं अब तीन लोग अगर इकट्ठा होते हैं, वो सोच के भी हमें हमारा डिफेंस को और ज्यादा अपडेट करने की जरूरत, क्या कहें? मतलब हर लड़ाकू विमानों की हम बात कर ले, या फिर हम मशीन गन्स की बात कर ले, या हम और किसी चीज की बात करें। नहीं, वो तो बिल्कुल बात सही है, क्योंकि द वे द सिचुएशन इज अनफोल्डिंग, वो इट इज डेफिनेटली कंसर्निंग फॉर द नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, एंड नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज के अंदर डिफेंस इज ओनली वन सबसेट ऑफ इट. There are many other sets, or subsets that you have to worry about it. A great country like India cannot only be worried about the enhancing the defense potential. Defense potential, of course, has to be great, and that flows from the overall economic might of the country.
So if in your treasury, if you don't have enough sufficient funds, if economy is not very strong, and then if there is poverty or various other industrial potential and diplomatic potential or technological potential, if you are a prowess, ये अगर वो इतना strong नहीं है, तो you have to perforce go on a buying spree. And when you buy items, for defense from the other, global world powers, this is exactly what they want. And therefore there, but I want to, just, put one thought, in this discussion, and that is, everybody must not forget what Taliban was from 1996 to 2001. And that is a time Taliban was cultivating poppy seeds. They were deeply involved in drug trade. They used to sell drugs. They were drug mafias. They used to make billions of dollars from that. They used to buy arms from that, and they used to carry out atrocities from that. Now, a situation is there where everybody, the world countries and world power, they know about it, the reality. And therefore, you see how America, UK, NATO countries, European Union, they all are, eating out of the palm of, Pakistan and Taliban. Because there are two reasons for that. One is that they do not want Pakistan and Taliban to wholeheartedly go and sit in the lap of China. And China and Russia, they are now one axis that is emerging. Russia is not that old power which was. Russian economy is also down. Therefore, Russia is also piggybacking on China. And they can only, checkmate America, provided Russia and China, they are together. So, and then Pakistan very well knows the importance of geostrategic location of his own country. And therefore, whether we like it or not, as a military professional, I'm telling you, the ISI officials and ISI generals, they have mastered the art of how to nurture the terrorist organization. Every, alternate month, they change the labels, and that is how the terrorist organizations are flourishing. ISIS and Taliban on the surface, they may look as if they are not, gelling along well, but they are one. Similarly, Lashkar-e-Toiba, Huji, Harkatul Ansar, and name a organization, they all are, they have been nurtured by Pakistan. So what happens? What happens? Just hypothetically, I'm putting a hypothesis. What happens if Afghanistan civil war breaks out and Afghan Taliban, probably is driven away? Afghan Taliban, they are not only terrorists, they are also warlords. What is Ahmad Massoud, who is in the Afghan resistance force? His father was the biggest warlord. General Dostum was another warlord. So if all these warlords, again, they go back into Tora Bora mountain, and if Afghanistan gets embroiled in the civil war, then you have a very difficult situation, happening in your backyard. Please understand that. And Pakistan in any case is infested with the terrorist organization. So ये जो हम सब नाम ले रहे हैं ना terrorist organization का, if they all come together and Pakistan and Afghanistan, if they become unmanageable situation, we will have willy-nilly a Palestine organization like, PLO, Intifada, the way things are happening against Israel, similar thing will happen against, India. And do we want that kind of situation? And that is why the world leaders and world powers, they are worried. But they do not want to commit themselves because their economy itself is in a very bad shape. So even if America wants to help out, Right. America doesn't have money. Because right now the main threat for America is not Russia or Afghanistan, it is China. And that is why in the absence of money, the Afghan Taliban will start blackmailing the world powers and the world governments that if you don't help us, if you isolate us, if you do not recognize us, और अगर आप हमको importance नहीं देंगे, then we will go back to our 1996 days. And that blackmail will happen, I mark my words, if you don't give, certain amount of importance to Taliban. So it's a very dangerous situation. And the second point is that we may say that India will do backdoor channel communications and all that. But politically, there will be a big hassle, big roadblock. Because all this while the stated position of India and Indian government is that talks and terror, they do not go together. Now, if talks and terror do not go together and you have not held a talk with Pakistan, how will you hold a talk with Taliban, which is 10,000 times more dangerous than Pakistan? So it is not a very simple situation.
And for Jammu and Kashmir, if you, Jalpa, you have very rightly, you have hit the nail on his head. If the three fronts, out of that, two fronts are already known. The entire eastern sector, China is creating problem. Northern and northwestern border, Pakistan is becoming a Katputli of China. And now, if Afghanistan also in the on the POK and in the Gilgit-Baltistan, if Afghan Taliban also starts creating problem, then you have very rightly you have hit the nail that our defense preparedness will have to be increased manifold, which will willy-nilly, whether we like it or not, will have some adverse effect on our economy, and therefore more money that you would like to allocate for modernization of India, it may not be available, and that hard-earned money you will have to transfer for the defense modernization, which in my opinion, you may have to do it at some point of time, because the threat potential for a national security will definitely go up. Therefore, whilst we do not wish well for the Afghan Taliban, we also have to wish that the Afghanistan as a country does not get embroiled in civil war and internal war between Taliban factions, Taliban supporters, ISIS-K, and does not break out. If that happens, we are up against the long haul and a very, very bad situation, and we should not allow. And therefore we must play upon on the world powers. जो अभी हमारे जो बीजेपी प्रवक्ता ने जो बताया that our government and our honorable Prime Minister is going to hold a meeting. In that, the government, the Ministry of External Affairs, the honorable Prime Minister, NSA, they all must insist upon and tell these world powers that while you all have created this problem, it is not our problem. And having created the problem, you all have run away. And now willy-nilly the baby is in my lap. And it is my backyard. And India has to fight on his own steam. ये लोग सिर्फ आंसू पोंछने आएंगे और बड़ी-बड़ी बात करेंगे. Ultimately, Indian armed forces and Indian government will have to tackle the situation. So it's a very dangerous situation and let India be prepared for it. जी बिल्कुल. संजय जी आपकी और आना चाहूंगी. यहाँ पर उत्पल जी जो बता रहे थे उन्होंने पूरा सिचुएशन को बखूबी यहाँ पर बता दिया. बात आई इकोनॉमी की, बात आई अर्थतंत्र की, क्योंकि जिस तरीके से हालत बिगड़ते दिख रहे हैं, जिस तरीके से हमें अंदाजा है कि अब आतंकी जो प्रवृत्ति है उसमें बढ़ोतरी होने ही वाली, यानी अगर हमें हमारा डिफेंस मजबूत करना है या फिर देश को मजबूत करना है या फिर किसी भी अनवांटेड चीज के लिए भी हमें तैयार रहना है, तो उसके लिए जरूरी है पैसा, उसके लिए जरूरी है कि अर्थतंत्र मजबूत हो, उसी से देश मजबूत होगा. क्योंकि अफगानिस्तान में भी वही था कि उनकी जो खाली तिजोरी थी उसी की वजह है कि अफगानिस्तान इस कदर तक डूबा. क्योंकि कहीं ना कहीं जब डिपेंडेंसी बढ़ जाती है अदर कंट्री पर तभी. जी बिल्कुल. प्लीज यू कैन स्पीक फॉर अ मिनट. जस्ट एक मिनट जरा मुझे दे दीजिए, एक मिनट. Before he speaks, you look at the reality of life. Pakistan forces have entered into Panjshir, carried out drone attack. Fighter jets have JF-17 and they have gone and carried out bombardment. And Panjshir has fallen to Taliban. Has America spoken a word? Is American intelligence agencies like CIA, the spy satellites, and $3 trillion budget worth of the CIA, are they not aware about it? But they have not spoken a word. Why they have not, punished Pakistan? But these countries will not do it. That is what I am trying to tell you. They will support Pakistan because it is only with the Pakistan support and connivance they have been able to extract the soldiers. ब्लैक लिस्ट में होने की बात थी, लेकिन लगता नहीं है कि अब सब कुछ होगा, क्योंकि हकानी ग्रुप की बात थी वो तो आप अफगानिस्तान में सरकार बना के बैठे, मुद्दा तो वही आ गया. जी आपकी और थी संजीव जी में अर्थतंत्र. देखिए अभी जिस तरह से जलपा जी माहौल पूरा बना है, अगर दुनिया में विश्व में किसी को चिंता है तो सिर्फ चाइना से चिंता है. समझिए चाइना का जिस तरह से व्यापार का विस्तरण हुआ है पूरी दुनिया में, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में देखने जाए तो कोई भी बंदा 10 आइटम लेगा तो उसमें से 5 आइटम चाइना की होगी, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, या चाहे कोई भी दुबई हो या कोई भी देश हो. तो हम जान चुके हैं कि अभी ये जो चाइना का जो महासत्ता बनने का पूरा एक गेम प्लान है, क्योंकि उसने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को पपेट बनाया है. तो इस हिसाब से इंडिया इज इन वेरी डेंजरस पोजीशन. और हम सभी को पता है कि जिस दिन 31 अगस्त को
अमेरिका ने पूरा एयरपोर्ट छोड़ा था, मतलब देश छोड़ दिया था, तब बाइडेन हैज स्पोकन वन लाइन कि हमने देश में अभी हमारे शस्त्र और हमारे सैनिक के साथ हमने वैकेंट किया है, पर हमारा बदला हम जरूर लेंगे। तो ये बदला लेने की बात जो अमेरिका ने कही है, वो एक ऐसी मतलब एक सोच है और एक ऐसा विधान है कि जिसे हम ऐसी अवगणना नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से लादेन को मार गिराया था 9/11 के बाद में, उसी तरह से अमेरिका भी अभी देख रहा है क्या रुख रहेगा, पूरे विश्व का क्या रुख रहता है, क्योंकि अभी पर अमेरिका की बात अलग आती है। अगर हम अभी की बात करें तो कहीं ना कहीं बात वही है कि हमें हमारा अर्थतंत्र मजबूत करना होगा, क्योंकि पहले ये था कि हम समझते थे कि अमेरिका हमारा दोस्त है, अगर पाकिस्तान के साथ या चीन के साथ अगर कुछ होता है तो कहीं ना कहीं अमेरिका हमारी एक मतलब फ्रेंड कंट्री की तरह नजर आएगा। लेकिन ये जो अफगानिस्तान में परिस्थिति हुई उसमें पता चला कि अमेरिका किसी का नहीं। नहीं, आई डू एग्री विथ यू एंड वी ऑल आर एग्री, क्योंकि अभी देखिए महासत्ता बनने का एक चाइना का एक प्रयास आने वाले दिनों में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पर हिंदुस्तान ने जिस तरह से हिंदुस्तान ने जिस तरह से अपने मेड इन इंडिया शिप बनाया, अभी एक उसका वो भी उसका समुद्र में उसका तैयारी भी हो गया, और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया जैसे मिल रहे हैं, तो देखिए ये पूरा एक गठबंधन एक चेंज हो रहा है। अभी ब्रिटेन, अमेरिका तो दोस्त है ही पहले से, लेकिन अभी एक पूरी सिस्टम जो है, लेट मी फिनिश सर, ये मतलब ये दिखाई देता है आने वाले दिनों में जिस तरह से हिंदुस्तान ने भी रफाइल हमने प्लेन्स लाए हैं, तो ये हमारा भी पूरा एक प्लानिंग है कि आने वाले दिनों में हमारा भी जो हमारा लश्कर है वो चौकन्ना रहे। चलो डिफेंस का भरोसा नहीं कर सकते, चलो हम मजबूत कर भी लेंगे, लेकिन अनवांटेड थिंग्स होती है, जैसे कि हम ज्यादा सिचुएशन नहीं देखेंगे, हम युद्ध तक भी नहीं जाएंगे पिछले सालों में। हम अभी की बात कर ले, कोरोना महामारी जिसकी वजह से सब कुछ बंद था, हमारे अर्थतंत्र को कितना नुकसान हुआ, उससे देश में अगर हम जीडीपी देखें किस लेवल तक आ गया। यानी अगर अनवांटेड थिंग्स होती, यानी किसी देश के साथ अगर जैसे हमारी ठन गई, या मानो कि चाइना, पाकिस्तान और तालिबान का उन्हें सपोर्ट मिल गया, कुछ छोटी सी जंग भी छिड़ गई, तो क्या होगा? नहीं देखिए, ये कोई भी देश है तो सबसे पहले अमन चाहेगा। हम जी, भी अमन की बात है, लेकिन बात यह है ना कि हम हर बार हकारात्मक नहीं सोच सकते, हमें इस पहलू की ओर भी देखना होगा और हमें इससे अपोजिट भी सोचना होगा कि अगर ऐसा हुआ तो हमारी तैयारी क्या। देखिए हमारी तैयारी, यानी अगर की बाढ़ आ गई तो उससे पहले हम कैसे अपना सपोर्ट मतलब हमारी ढाल तैयार रखें। जिस तरह से हमारी बैकडोर मीटिंग काफी दिनों से चल रही है, अजित डोभाल जी द्वारा, हमारे जयशंकर जी द्वारा, और सभी पार्टियों को भी, हिंदुस्तान में सभी पॉलिटिकल पार्टियों को भी साथ में रखकर एस जयशंकर जी के द्वारा मीटिंग हुई है, तो भारत पूरी तरह से तैयार है। बात देश की है, हम किसी भी तरह इन लोगों पर विश्वास नहीं रख सकते। मैं उत्पल जी की बात से बड़ा सहमत हूँ कि लोग हमारे आंसू पोंछने आएंगे, तैयारी तो हमें ही करनी पड़ेगी। और मोदी जी की सरकार ये बिल्कुल चौकन्नी है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लश्कर में ज्यादा युद्ध सामग्री लाई है, विस्तरण किया है, और आने वाले दिनों में मेड इन इंडिया भी काफी कुछ बना रहे हैं, तो वी आर वेरी मच प्रिपेयर्ड, आई थिंक सो। जी बिल्कुल। प्रज्ञेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी, समय का थोड़ा अभाव है, लेकिन फिर भी आपसे ही मेरा सवाल रहेगा, और जयवंत जी की ओर भी मैं आऊंगी। सवाल यही है कि अर्थतंत्र को मजबूत करना कितना जरूरी है? देखिए, सबसे पहले तो जो वोरा जी ने कहा कि लोग आंसू पोंछने आएंगे, सबसे पहले तो अगर हम ही रो रहे हैं तो हम किसी के आंसू पोंछने के काबिल नहीं रहेंगे। हमारा जीडीपी का जो हाल है, हमारी प्रायोरिटीज अभी क्या है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने तालिबान के रेफरेंस में एक बात कही कि इनके एजुकेशन मिनिस्टर ने ये कहा कि मास्टर्स एजुकेशन जो है और पीएचडी का एजुकेशन जो है वो बेकार है। ऐसी ही कुछ सोच हमारे देश में भी है। हम नहीं, ऐसी ही कुछ सोच वाले लोग हमारे देश में भी है, बड़े शीर्ष स्थानों पर बैठे हैं। हार्वर्ड एजुकेशन जो है उसको बहुत अच्छा एजुकेशन माना जाता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का मास्टर्स एजुकेशन माना जाता है। हमारे देश में भी लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हार्ड वर्क बड़ा है, हार्वर्ड से ज्यादा अच्छा है। तो ऐसे ही तालिबानी सोच वाली जो बात है वो हमारे देश में भी बहुत जगह देखने को मिलती है। हालांकि हमारी प्रायोरिटी अभी ये है कि 100% बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल कंट्री तालिबान जो है, उसके साथ में सटा हुआ पाकिस्तान जो है, जो तालिबान को सपोर्ट करने में तुला हुआ है,
पाकिस्तान जी डायरेक्टली इनडायरेक्टली चाइना का पपेट है, और चाइना हर एक चीज को, हर एक ट्रम्प कार्ड को, हर एक चीज को इस्तेमाल करेगा जहां से इंडिया को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। चाहे जी ट्रेड हो, चाहे आर्मामेंट्स हो, चाहे इंटरनेशनल स्टैंड की कैपेसिटी जी हो, चाइना जी हर जगह पे हमको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। जी तो ये बहुत जी अगले दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे हमारे लिए। प्रायोरिटीज हमारी डिफरेंट है। तालिबान, हालांकि अभी के सिचुएशन में तो ये ऐसे भी लोग आएंगे जी कि भाई ये तालिबान के ऊपर भी वोट मांगने के लिए इलेक्शन के समय पे निकल पड़ेंगे, लेकिन हमारी प्रायोरिटी जो अभी है वो हमारी इकोनॉमिक्स है, हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी को जी बहुत ध्यान से, हम बहुत कैसे इत्मीनान मजबूत से, बने। जी बहुत शांति से हमको हैंडल करना है। हमको तालिबान जैसी सोच यहाँ पर नहीं लानी है कि हार्वर्ड में पढ़ा लिखा इंपॉर्टेंट नहीं है, हार्डवर्क इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोलियां चलाना तालिबान के लिए ही हार्डवर्क का ही जैसा ही पॉलिसी है। सो वी मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम सच काइंड ऑफ बिहेवियर एंड सच काइंड ऑफ थिंग्स। जी जयवंत जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। आखिरी सवाल मेरा आपसे वही रहेगा कि अर्थतंत्र को मजबूत रखना कितना जरूरी, क्योंकि अगर हम हर चीज की सेंटर में आ जाए तो आता पैसा ही है। नहीं, पैसा तो है ही, लेकिन आप अफगानिस्तान में देखिए कि अफगानिस्तान में जैसे अच्छे अच्छे घर जो है वो छोड़ के आना पड़ा, सबको भागना पड़ा। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस होना चाहिए अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी, और उसके लिए मजबूत करना पड़ेगा। जो हमने गलतियां की है पिछले समय में, कि अपनी सेना को, क्योंकि नेहरू जी तो चाहते थे कि सेना रहे ही नहीं। नेहरू जी चाहते थे कि पुलिस से ही काम चल जाएगा। तो उस टाइम से जो हमारी एक सोच रही है वो एक बदलनी पड़ेगी। दूसरा ये है कि हम मिस कर रहे हैं कि जो अभी अमेरिका में चल रहा है वो एक इसलिए चल रहा है कि वहाँ जो नई सरकार आई है उसकी जो थॉट है उसके कारण चल रहा है। क्योंकि G7 कंट्रीज जिसकी मीटिंग है वो बोरिस जॉनसन ने बुलाई थी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। तो उन्होंने उन्होंने काफी कुछ समझाने का प्रयास किया। दे परस्यूडेड Biden to delay the decisions of the withdrawal of the Afghanistan soldiers, but Biden remained firm on the in his decision. और अब अमेरिका और ब्रिटेन के जो आर्टिकल्स है वो पढ़िएगा तो उसमें एक साफ गुस्सा झलकता है, जो अमेरिका के एक मरीन ने भी निकाला था और इसकी वीडियो भी सामने आई थी और उसको निकाला गया फिर बाद में। तो ये सब गुस्से में एक अमेरिका के मरीन की और एक मरीन की जो मृत्यु हुई अभी के हमले में, तो उसने उसकी जो फ्यूनरल हुई उसमें ट्रंप को बुलाया गया। तो अभी उनको लगता है कि ट्रंप अच्छे हैं। आज भी सर्वे आया कि 47% मानते हैं कि ट्रंप आज की तारीख में अगर चुनाव होते हैं तो ट्रंप जीत जाएंगे। तो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर है वो खामोश बैठा है, ऐसा नहीं है, सबकी नजर है। और सबकी ऐसा भी नहीं है कि कोई करेगा ही नहीं। जी हाँ, अभी ये बात है कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, जो इट इज इन दी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड। अभी वो चेंज हो रहा है और कौन इसको टेक ओवर करेगा वो जी देखने वाली बात होगी। क्योंकि ब्रिटेन, जी जो पूरे फ्रांस है, वो सब कंट्रीज है वो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। और वो उन्होंने अमेरिका को समझाने की काफी कोशिश की। वो सब जी लोग वहाँ के जो रोड्रिक्स लीडर करके है उसने भी लिखा है कि अगर ट्रंप होते तो इतना वो स्थिति में ऐसा वो विड्रॉल का डिसीजन नहीं लेता। हालांकि विड्रॉल का डिसीजन उन्होंने ही लिया था पहले, लेकिन ऐसी स्थिति में वो निर्णय नहीं लेते। तो अभी अमेरिका में भी वो मांग कर रहे कि बाइडेन के विरुद्ध इम्पीचमेंट हो। तो भारत की जाकर अर्थतंत्र की बात है तो अर्थतंत्र को मजबूत करना होगा, लेकिन सिक्योरिटी के भोग पर नहीं, सिक्योरिटी के बेस पर नहीं, सिक्योरिटी को छोड़ के नहीं। जी सिक्योरिटी हमारी जी जी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जी और जी बिल्कुल, हाँ, सिक्योरिटी बताइए। प्रायोरिटी होनी चाहिए, डिफेंस भी और अर्थतंत्र भी फिर भी आता ही है, क्योंकि अर्थतंत्र अगर मजबूत नहीं होगा तो फिर भी हम कहीं ना कहीं फेल हो जाएंगे। कैन यू गिव मी 10 सेकंड? जी प्रज्ञेश जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। मैं सिर्फ 10 सेकंड लेना चाहूंगा। जी जी जयवंत जी ने जी जो कहा बोलिए। कि जी नेहरू जी चाहते थे कि मिलिट्री की जरूरत नहीं है,
नेहरू जी ने बकायदा बहुत स्पष्ट तौर पे 1952 के अपने एक बीबीसी को दिए हुए इंटरव्यू में कहा था कि आर्मी इतना बड़ा हमारा देश है, उसके लिए, उसकी सुरक्षा के लिए हमें जरूरी है कि हम आर्मी को मजबूत बनाए। हमारा देश का अभी अभी बर्थ हुआ है, हमारी प्रायोरिटीज आज के डेट में दूसरे लोगों से, हमारे आस पड़ोस के लोगों से जंग करने की नहीं है, हमारी प्रायोरिटीज देश को अंदर से मजबूत करने की है। नेहरू जी ने कभी ये नहीं कहा कि आर्मी की जरूरत नहीं है। हालांकि बोलना ये चाहता हूं कि आज की डेट में जितने भी डिफेंस के बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, चाहे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से लेके हर एक चीज है, तो उसका बेस इंक्लूडिंग आई रिपीट इंक्लूडिंग इसरो, हमारा आर्मामेंट डिवीजन का जितने भी बेस डालना था वो कम रिसोर्सेज में भी नेहरू जी ने डाला था। ये बहुत स्पष्ट है। चाहे टैंक्स हो, चाहे फाइटिंग जीप्स हो, उससे लेके 1951-52 में तो हमने खरीदना शुरू कर दिया था देश को इंटरनली मजबूत बनाने की। नेहरू ने प्रायोरिटीज रखी थी कि हमारा देश नया है, अभी हमारी प्रायोरिटीज देश को स्ट्रेंथन करने की है, और हम देश कोई को जी हम नेहरू लोगों जी से की जंग बात हो करना या नहीं चाहे चाहते हैं। कोई भी हम प्रधानमंत्री अहिंसा की बात पॉलिसी हो, वाले लोग हैं। देश सबसे पहले ही आता है और अभी भी मुद्दा यही है कि हम हमारे जी देश को कैसे मजबूत करें। और जब देश को जी मजबूत जी करने की बात आती है तब पैसे तो का जिक्र तो आता ही है, जो चिंता अभी तालिबान को भी सता रही है कि जी कब्जा जी तो जी ले लिया लेकिन अब देश कैसे चलाए और पैसे कहां से लाए। आप सभी जुड़े इस चर्चा में, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। ओके। तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा था कि जिस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार का गठन हुआ है, भारत का रुख क्या रहेगा। अभी भी परिस्थिति वही है कि कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा, या दूसरे कोई देश है वो भी खुलकर सामने नहीं आ रहे या कोई स्टेटमेंट देने से बच रहे हैं। लेकिन हम भी वेट एंड वॉच की परिस्थिति में है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमें हर पहलू पर गौर करना होगा। हम सिर्फ और सिर्फ हकारात्मक सोच की आगे लेकर नहीं चल सकते। हमें यह भी सोचना होगा कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो एक मित्र ही रहा है तालिबान का, और अगर चाइना की भी बात करें तो वो भी पहले ही अपनी चापलूसी जो है वो दिखा चुका है। यानी कि अगर ये तीन इकट्ठा हो गए तो क्या होगा। यानी हमें वो स्ट्रेटेजी भी बनानी होगी, हमें यह भी सोचना होगा कि हम हमारे डिफेंस को और कितना मजबूत करें और कितना अपडेट करें। और साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि अगर किसी भी चीज का, जैसे कि छोटी मोटी जंग भी हो जाए या फिर छोटी मोटी कुछ नीति में भी फेरबदल हो जाए, तो मुद्दा आएगा फाइनेंस का। यानी हमें हमारे अर्थतंत्र को भी उतना ही मजबूत रखना है। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।